रही है। यूपी के 22 पीसीएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा मिला है। 22 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति मिली है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने जारी की अधिसूचना। चयन सूची 2023 और 24 के तहत ये नियुक्ति हुई है। भानु प्रताप यादव विधान जायसवाल आईएएस बने, राजेश कुमार सिंह बलराम सिंह आईएएस बने, शैलेंद्र कुमार भाटिया देवी प्रसाद पाल आईएएस बने, अंजुलता जयनाथ यादव गुलाब चंद्र आईएएस बने हैं और राम सुरेश वर्मा रणविजय सिंह दयानंद प्रसाद इन्हें भी जिम्मेदारी मिली, आईएएस बने। विनोद कुमार गौड़ सचिन कुमार सिंह आईएएस अफसर बने। विवेक कुमार श्रीवास्तव बसंत अग्रवाल आईएएस बने हैं। वंदिता श्रीवास्तव महेंद्र कुमार सिंह आईएएस बने। वेणु कुमार सिंह राजेश कुमार योगेंद्र कुमार और नीलम आईएएस अफसर बने हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे अपने दर्शकों को, वो नाम भानु प्रताप यादव विधान जायसवाल राजेश कुमार सिंह बलराम सिंह शैलेंद्र कुमार भाटिया देवी प्रसाद पाल, बड़ी जिम्मेदारियां। आगे बढ़ेंगे खबरों में। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य वैसे तो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है। वो कहते हैं कि 25 साल की लड़कियों से अगर आप शादी करते हैं तो हो सकता है वो पहले 4 जगह मुंह मारकर आई हो। सोचिए, कथावाचक है और ऐसे बयान दे रहे और हम उनके बयान को आपको बता रहे हैं ताकि आपको पता हो। ऐसे में सोच समझकर शादी करें। बयान जैसे ही आया, देश की लड़कियां महिलाएं उन्हें ढूंढ रही हैं, पूछ रही हैं आपको इतना ज्ञान कैसे और कहां से मिला है। देखिए रिपोर्ट। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। सुना आपने, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि लड़की से शादी सोच समझ कर करें, क्योंकि 25 साल की लड़की से शादी करके अगर आप लाते हैं तो वो पहले ही 2-4 जगह मुंह मार चुकी होती है। ऐसे में वो किसी का घर क्या बसाएगी। अब बयान बवाली था तो बवाल हुआ भी और बवाल चल भी रहा है। और बवाल ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि पूरा सोशल मीडिया बाबा जी को ढूंढ रहा है। महिलाएं तो सड़कों पर आ गई हैं और पूछने लगी हैं कि आखिर इतना विवादित बयान लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कैसे कोई कथावाचक दे सकता है। तो लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। बयान पर बवाल हुआ। वृंदावन में महिला वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि इसके बाद अनिरुद्धाचार्य माफी मांगते हैं, कहते हैं कि उनके बयान को दरअसल काट छाट कर गलत तरीके से उनकी छवि को खराब करने के लिए पेश किया गया। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी। कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे। तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। वैसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का ये बयान कोई नया नहीं है। वो अक्सर विवादित बयान देते रहे हैं। वो लोगों को कट्टर होना सिखाते हैं। कहते हैं अगर आप कट्टर नहीं बने तो कोई आपका गला काट देगा। तुम्हारी कट्टरता धर्म के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हारी गर्दनें उतार दी जाती हैं, इसलिए तुम कश्मीर से खदेड़ दिए जाते हो, इसलिए पाकिस्तान से भगा दिए जाते हो और बांग्लादेश में कत्लेआम होता है हिंदुओं के साथ। क्यों? क्योंकि हिंदू
अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं है, बटा हुआ है। भगवानों को लेकर बटा है, जातियों को लेकर बटा है, भाषाओं के नाम पे बटा है। कितना तो रायता फैला लिया है आप लोगों ने, इसे समेटने में 50 साल लगेंगे। सनातनियों को भी कट्टर होना चाहिए अपनी आस्था को लेकर। अपनी कट्टरता ये है कि आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, ये कट्टरता है। मुसलमान आज भी अपने बच्चों को पढ़ाता कि नहीं? कुरान बोलो हाँ, कुरान की कुछ आयतें उनको याद होती हैं, बच्चों को भी। तुम्हारे बच्चों को गीता याद है? मातृ देवो भव पितृ देवो भव का पाठ याद है? कैसे तुम्हारा कल्याण होगा भाई? विवादित बयानों की भरमार है। आपको याद होगा पिछले दिनों कथावाचक जी का विवाद अखिलेश यादव से भी हुआ था। अखिलेश यादव एक सामान्य सा सवाल करते हैं जिसे वो धर्म विशेष से जोड़ देते हैं। काफी दिनों तक इस पर भी सोशल मीडिया पर बवाल जारी रहा। भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला। आप बताइए। और बधाई और शुभकामनाएं आपको। एक बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, इसीलिए शुद्ध मत कहना कर लो, इसीलिए शुद्ध मत कहना कर लो। इस शास्त्रों का जो प्रमाण है वो भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा, कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। कृष्ण, कन्हैया, फिर दामोदर, फिर बंसी वाले, फिर नाना नाम आप लेते रहिए। नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। फिलहाल जो हालात हैं, बयान पर बवाल बरकरार है। देखते हैं कब तक बयान पर बवाल चलता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। सीएम योगी ने विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है और सीएम ने आवास पर विधायकों के साथ अपनी बैठक की है। देवी पाटन अयोध्या मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ ये बैठक हुई है। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, सांसद करण भूषण मौजूद रहे। सपा से निकाले गए राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह भी मौजूद रहे इस बैठक में। तो वो तस्वीरें, वीडियो आपको दिखा रहे हैं उस मीटिंग का, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस। आज पूरा देश उन वीर सपूतों को नमन कर रहा है जिन्होंने 1999 में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ स्थित कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध के वीर कैप्टन मनोज पांडे के पिता को सम्मानित कर शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना और सम्मान व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि देश को तोड़ने वाली ताकतें समाज में जाति के नाम पर जहर घोलने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा और एकजुट होकर राष्ट्र की रक्षा और अखंडता की रक्षा करनी होगी। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि हमारे जवानों का बलिदान हमें देशभक्ति, एकता और दृढ़ संकल्प की सीख देता है। कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हर उस भारतीय के गर्व और सम्मान का, हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, दुश्मनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। छांगुर की बात कर लेते हैं। एक बार फिर से बुलडोजर की मार पड़ी है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। भतीजे पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। जमीन कब्जे और अवैध निर्माण को लेकर यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।
छांगुर पर बुलडोजर वार, भतीजे पर पुलिस का एक्शन, अवैध मकान किया जमींदोज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण को लेकर छांगुर बाबा के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में प्रशासन ने छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज के अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। सबरोज को बीते रविवार को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। धर्मांतरण के मामले में मुख्य आरोपी छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर हो रही कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो सबरोज का घर था वो पूरी तरीके से प्रशासन ने इसको मलबे में तब्दील कर दिया है और ये जो है करीब जो है 2 बुलडोजर की कार्रवाई आप साफ देख रहे हैं कि 2 बुलडोजर ने कार्रवाई करते हुए इस घर को जमींदोज कर दिया है। प्रशासनिक टीम गैंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के ग्राम रेहरा मापी स्थित सबरोज के मकान पर पहुंची थी। यह मकान ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। जिला प्रशासन ने इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई। आज गैंडास थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्माण पाया गया था जो कि नवीन पट्टी में बनाया गया था। नियमानुसार इसको तकनीकी कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना निर्माण नहीं किया, उसके लिए प्रशासन की टीम के द्वारा इसकी बलरामपुर जिले में लगातार आ रही धर्मांतरण और लैंड जिहाद की शिकायतों के बाद प्रशासन ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया है। पंचायत प्रशासन को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए 14 ग्राम पंचायत अधिकारियों का कार्य क्षेत्र बदल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया और वो बयान लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बयान से पहले राहुल गांधी को दोनों ही पार्टियों की परफॉर्मेंस और रिजल्ट को देख लेना चाहिए थे। राहुल गांधी कहते हैं मोदी को कोई नहीं जानता, एक तरह से वो हवा है, लेकिन 14 से 24 तक मोदी के साथ बीजेपी के आगे बढ़ते जाने की कहानी वो भूल जाते हैं। कहीं ये राहुल का अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? देखिए। नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया। राहुल गांधी ने उनकी सार्वजनिक छवि को नकारते हुए इसे एक दिखावा बता दिया। नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। एक तरफ राहुल गांधी है जो मोदी को हवा नहीं मान रहे, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव के नतीजे हैं जो बताते हैं कि मोदी वो तिलिस्म है जिसकी काट कांग्रेस के साथ साथ किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं। 2014 से 2025 तक आते आते पूरा देश में बिखरा विपक्ष एक साथ आकर भी मोदी के मैजिक को कम नहीं कर पाया। लोकसभा में चारों खाने चित, 2014 में केवल 44 सीट, 2019 में केवल 52 सीट, 2024 में 99 सीट। देखिए, श्री राहुल गांधी और उनके कुनबे ने अगर पिछड़ों, दलितों, अगड़ों यानी देशवासियों की भलाई के लिए काम किया होता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो एक पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति हैं, एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, वह देश के प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंचते। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार वह देश के प्रधानमंत्री। श्री राहुल गांधी जी का कोई
राजनीतिक भविष्य नहीं है, वह सारी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं और वह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं, वह कांग्रेस के लिए स्वयं समस्या बन चुके हैं और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में उनका योगदान है। 2014 से पहले का एक समय था जब देश के 13 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब मौजूदा समय में कांग्रेस की देश के केवल 3 राज्यों में सरकार है और वो राज्य है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सहयोगी के साथ सरकार है। हकीकत ये है कि 2024 के आम चुनाव के बाद हुए हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में मिली हार में ये साबित किया है कि कांग्रेस मोदी के तिलिस्म की काट नहीं ढूंढ पाई है और इसका जवाब चुनावी रिजल्ट में भी दिखाई पड़ रहा है। अब राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भले मोदी को हवा न बताएं, लेकिन हकीकत यह है कि 2024 के आम चुनाव के बाद हुए हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में मिली हार ने साबित किया है कि कांग्रेस मोदी के तिलिस्म की काट नहीं ढूंढ पाए और उनके जवाब चुनावी रिजल्ट में दिखाई दे रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी में एक तरफा प्यार में पागल आशिक ने पूजा करने आई युवती पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। देखिए रिपोर्ट। प्रेम है या हैवानियत? मंदिर में खूनी खेल, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। मोहब्बत के नाम पर दरिंदगी, प्यार, मोहब्बत, इश्क में सबको जायज है, ये सब आप सबने सुना होगा। लेकिन प्रेम एक तरफा होने पर काम तमाम कर दिया जाए, ये सरासर अन्याय नहीं, बिल्कुल पागलपन है। कुछ इसी तरह की कहानी मैनपुरी से सामने आई है, जहां एक सनकी प्रेमी ने युवतियों पर गोलियां बरसा दी। गनीमत रही कि महिला को समय से अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल इस समय इलाज जारी है, हालत नाजुक बनी हुई है। इसमें आज सुबह एक लड़के ने गोली मार दी है, उसको मौके से हॉस्पिटल ले जाया गया है और अभी उसको रेफर कर दिया है। मामला बताया जा रहा है कि पहले लड़का लड़की में पहले बातचीत होती थी और उसी के चलते कोई बात इनके बीच में बिगड़ी है, इसको लेके ये आज घटना कारित हुई है। आइए बताते हैं पूरी कहानी। ये पूरी कहानी मैनपुरी के शहर कोतवाली के किला बजरिया के रानी मंदिर की बताई जा रही है, जहां आज सुबह पूजा करने गई एक युवती पर सिरफिरे आशिक राहुल दिवाकर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 4 गोलियां चलाकर वो फरार हो गया। समय रहते आसपास के लोगों ने घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी राहुल बीते 5 सालों से युवती के पीछे पड़ा था, जिसकी वजह से युवती को बाहर भेज दिया गया। लेकिन सनकी आशिक को जब सफलता नहीं मिली तो उसने इस कुकृत्य को अपनाया। सर वो पूजा करने आई थी सर, उसे गोली मारा सर। किसने मारा? सर राहुल दिवाकर। क्या वजह थी गोली मारने की? घटनाक्रम बताओ, किस वजह से मारी, क्या बात? पहले मैटर हुआ था सर, पहले मैटर शांत हो गया था, पहले भी FIR सब कुछ हो चुकी थी भाई, अब इसने फिर से कर दिया सर। कब यही बात थी कि मैं शादी करूंगी, लड़का वाला कह मेरी बहन मान नहीं रही थी, तो उसने गोली मारी थी सर। फिर से सर 3 मारी है सर, 3 गोली मारी। हाँ सर। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश कर रही है। घंटे 2 घंटे में आरोपी को दबोचने की कोशिश तो की, तो आरोपी आशिक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोगों ने एक चेकिंग लगाई थी। चेकिंग के दौरान जो गोली मारा था, जिसका नाम राहुल है, वो बाइक पे आते हुए देखा था। देखते समय जब पुलिस की चेकिंग देखते हुए मुड़ा और मुड़ने के बाद भागने का इसने प्रयास किया। पुलिस ने इसका पीछा किया, रास्ते में इसकी बाइक फिसल गई और फिसलते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। 2 गोली फायर किया गया था। उसी में आत्मरक्षा के तौर पर पुलिस ने जब जवाबी फायर किया तो 1 गोली उसके पैर में लगी है। बहरहाल पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी करना काबिले तारीफ है, लेकिन ऐसे सनकी प्रेमियों से समाज को कैसे बचाया जाए, ये एक गंभीर समस्या है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।
आगे बढ़ेंगे खबरों में। मेरठ से एक शर्मनाक घटना ने सबको हैरान कर दिया, जहां सड़क पर खुलेआम छात्राओं से छेड़खानी और विरोध करने पर ड्राइवर की पिटाई कर दी गई। मामला थाना गंगा नहर क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार 3 मंचलों ने वैन में जा रही छात्राओं से छेड़खानी की। जब वैन चालक ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा। छात्राएं वैन से स्कूल जा रही थी, तभी 3 युवक बाइक से उनके पीछे लग गए और अश्लील इशारे करने लगे। वैन रुकते ही मंचलों ने चालक को घेर लिया और बीच सड़क पर उसे बुरी तरह से पीट दिया। राहगीरों के जुटने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिया। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है, बाकी 2 की तलाश चल रही है। इलाके में इस घटना के बाद से गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल घायल चालक का इलाज जारी है और पुलिस कह रही है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिएगा जरा कितनी बेरहमी से ये मारते हैं। और ये देखिए, एक व्यक्ति डंडा मार रहा होता है, 15 सेकंड में 15 डंडे मार देता है और एक चेहरे पर वार कर रहा होता है। कितना रेज, कितनी नफरत है। मतलब सड़क पर लड़कियों का निकलना, स्कूल जाना, काम पर जाना हर तरह से मुश्किल किया हुआ है कुछ घटिया लोगों ने, जिनकी समाज को जरा भी जरूरत नहीं है। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। कस्बे फतेहपुर नारायण में कपड़ों की फेरी कर रहे युवक को भीड़ ने शक की वजह से पीट डाला। पहचान आसिफ के रूप में हुई है, जो मेरठ का ही रहने वाला है और रोजी रोटी के लिए गांव-गांव में फेरी लगाया करता था। बताया जा रहा है कि युवक फेरी के लिए ही गांव में पहुंचा। कुछ लोगों ने उसकी आईडी चेक करने की कोशिश की। घबराहट में वो भागा, लेकिन भीड़ ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर मारना शुरू कर दिया, अधमरा कर दिया। गंभीर रूप से कुछ लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। भीड़ में शामिल किसी भी शख्स पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोचिए किस तरह से भीड़ जानलेवा साबित हो रही है कुछ लोगों के लिए। कल रात हमारा एक लड़का है, दाना बोलते हैं उसे, वो रात के रात के 2 बजे करीब एक आदमी उसके छत पे उस पर कब्जा करा, मतलब उसे पकड़ने की कोशिश करी और उसकी आवाज़, उसकी रोल मच गई। उसके बाद भग्गी मची गांव में से, वो कूद के भाग गया। उसके बाद आज सुबह से सारे लड़के गांव के एक्टिव थे कि कोई फेरी वाला है, उसे पूछो कि भाई कौन अपना आईडी दिखा। तो ये 2 लोग थे बाइक पर, ये फेरी मारने आए थे। इनसे पूछी कि आईडी क्या है। इतना कहते तो इन्होंने अपनी बाइक बहुत तेज भगा दी और इनके पीछे बाइक भगा दी शांतिपुर के रास्ते की माई। तो ये मीतापुर के रास्ते पे इनकी बाइक रपट गई है और वहाँ रपटने के बाद ये जो शख्स था ये उसमें बाजरे के उसमें बढ़ गया खेत में। उसके बाद लड़कों ने भाग के पकड़ा, एक के दूसरे के पास हथियार थे। उसके बाद वहाँ कुछ लोग आए, उन्होंने उसकी मार पिटाई करी और अभी पुलिस को हमने सौंप दिया है। खबर मेरठ से आपको बताते हैं। दिन दहाड़े कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या। सड़क पर बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां बरसाई हैं। कारोबारी अबरार को मौत के घाट उतार दिया। दुकान से घर खाना खाने जाते समय इस घटना को अंजाम दिया गया। माना जा रहा है शुरुआती जांच में कि पुरानी रंजिश है अबरार की हत्या की वजह। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के तारापुरी रोड पर यह वारदात हुई। लिसाड़ी गेट में अराना वाली गली है। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले थाना लिसाड़ी गेट पुलिस एवं ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी तो यहाँ पर किसी युवक को द्वारा गोली मारी गई। सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंच चुका है। उनका नाम अबरार है, उम्र करीब 45 वर्ष है। उन्हें तुरंत ही आनंद हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ से उन्हें मेडिकल हॉस्पिटल उपचार को रवाना किया गया, जहाँ पे डॉक्टर द्वारा शायद उपचार के दौरान घोषित कर दिया गया है। इसमें भी व्यक्ति को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है। जो अभी आसपास के लोगों द्वारा जो जानकारी की गई है वो बताया जा रहा है कि उनकी कुछ लड़कों से पुरानी रंजिश थी। क्या रंजिश थी, किस वजह से क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। खबर गाजियाबाद से आपको बताते हैं। गैंगस्टर नाजिया की 2 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। चमन कॉलोनी में मौजूद है उसका मकान। टूरिस्ट बसें सीज हो चुकी हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत सब कुछ जब्त किया गया है। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर नाजिया का हम जिक्र कर रहे हैं। 2 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति। माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 107/25 अंतर्गत धारा 2/3 गिरोहबंद अधिनियम, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी मधुवर बापुधाम के द्वारा की जा रही थी, से संबंधित अभियुक्तों जिनके द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी, उन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिनांक 24/7/2025 को दिया था, जिसके क्रम में आज दिनांक 26/7/2025 को सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम के द्वारा मुकदमे से संबंधित अभियुक्ता नाजिया अख्तर की
अवैध रूप से कमाई से खरीदी गई 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो कि थाना साहिबाबाद में स्थित है, उसको कुर्क किया गया है। साथ ही साथ 2 टेम्पो ट्रेवलर जिनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए, उनको भी कुर्क किया गया। इस प्रकार कुल 2 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। और अब खबर आपके काम की, आपको जागरूक करने वाली। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और एलपीजी समेत 1 अगस्त से बदल रहे हैं 6 बड़े नियम। बढ़ सकता है मंथली खर्चा। स्पेशल रिपोर्ट। हर महीने की तरह अगस्त 2025 में भी कई फाइनेंशियल नियमों में बदलाव होने जा रहा है जो आम आदमी की जेब पर असर डाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के नियम, एलपीजी के दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है, तो वहीं यूपीआई को लेकर भी कई चेंज होने वाले हैं। ये बदलाव आपकी जेब पर बोझ डाल सकते हैं और आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं अगले महीने से कौन कौन से नियम बदलने जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में बदलाव। अगर आप एसबीआई कार्ड होल्डर हैं तो आपको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 11 अगस्त से एसबीआई ने कई को ब्रांड क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर को बंद करने का मन बना लिया है। अभी तक एसबीआई, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएसबी, करूर वैश्य बैंक, इलाहाबाद बैंक के साथ मिलकर कुछ एलीट और प्राइम कार्ड्स पर 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए का कवर देता था। एलपीजी के दाम में बदलाव। हर महीने की तरह ही इस महीने भी रसोई गैस या कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। 1 जुलाई को 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव किया गया था और इसे 60 रुपए सस्ता कर दिया गया था। कई बार कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव हुआ है, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर के दाम में अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में 1 अगस्त से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की जा सकती है। यूपीआई के ये नियम भी बदलने जा रहे हैं। 1 अगस्त से यूपीआई को लेकर कई नए नियम लागू होंगे। अगर आप नियमित तौर पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या फिर किसी अन्य पेमेंट थर्ड प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने आपके लिए दबाव कम करने और बेहतर पेमेंट सुविधा देने के लिए कई नियम बदले हैं। एनपीसीआई ने कुछ नए लिमिटेशंस लगाए हैं जो आपके पेमेंट को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन बैलेंस चेक, स्टेटस रिफ्रेश और कई अन्य चीजों पर लिमिट लगाते हैं। अब आप एक दिन में अपने यूपीआई ऐप से सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर पाएंगे। अब आप मोबाइल नंबर से लिंक बैंक अकाउंट को दिन में सिर्फ 25 बार चेक कर पाएंगे। ऑटो पे ट्रांजैक्शन जैसे नेटफ्लिक्स या म्यूचुअल फंड की किस्त अब सिर्फ 3 समय स्लॉट में प्रोसेस होंगे। सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से 5 बजे और रात 9:30 बजे के बाद। अब आप फेल ट्रांजैक्शन का स्टेटस सिर्फ एक दिन में 3 बार चेक कर पाएंगे और हर ट्रांजैक्शन के बीच में 90 सेकंड का अंतर होगा। तेल कंपनियां सीएनजी और पीएनजी के दाम में भी हर महीने बदलाव करती हैं, लेकिन अप्रैल के बाद से इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी बार 9 अप्रैल को सीएनजी पीएनजी के दाम में बदलाव हुआ था। तब मुंबई में सीएनजी 79 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम और पीएनजी 49 रुपए प्रति यूनिट हुई थी। यह बढ़ोतरी 6 महीने में चौथी बार की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। खबरें और रहेंगी, एक छोटा ब्रेक। आप देख रहे हैं